श्रीमती उषा शर्मा जी, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग हेमंत कुमार गहरा जी, निवर्तमान अध्यक्ष साइनाली जी, आरपीएस अध्यक्ष रघुवीर सैनी जी, हरदेश जुनेजा जी, गौरव बजाज जी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष और तमाम अधिकारीगण, पूरा परिवार बैठा हुआ है। इतना आप लोगों ने हंसा दिया सबको, ताली बजवा दी, बाकी कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। और एक से एक बढ़कर के हुआ है। 3 सेवाओं की बात कर रहे थे आप। मैं पहले ओपीएस की बात करूंगा। मुझे भाषण देना नहीं, कुछ गपशप करनी है आपसे। और गपशप का ही मैं समझता हूँ इनफॉर्मल माहौल ही है, भाषण भी इनफॉर्मल ही हुए हैं, जिसमें फाइनली आज मैन ऑफ द मैच कहते हैं। इसलिए आज उसी मूड में मैं भी हूँ। ऐसी जिंदगी में बहुत कम मौके आते होंगे जो आज मौका है। आप सबको बधाई इसके लिए। ये हम जब से अंदर घुसे आपके ऑफिस में या आपके क्लब में, तब से हम बैठे हुए ले गए ऊपर हमें लास्ट मंजिल पे। क्या क्या एक्टिविटी होती है, फिर रेस्टोरेंट में आए, फिर चाय मांग के पी मैंने, और फिर समोसे खाए, कचौरी खाई, जो कभी खाते नहीं हैं, अच्छी क्वालिटी थी। तो तब से मैं देख रहा हूँ कि हम उषा जी को कहते हैं कि आप पीछे रह गई हो, आरएस वाला नंबर ले गए हैं। इनको मैं प्रोवोक कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बजट के अंदर बातचीत चली थी कि आईएएस के लिए सरकार बना के दे क्लब। मैं कहा क्यों दे सरकार? इसलिए मैंने घोषणा नहीं करी। काफी दबाव मेरे पे भी आया था। मैंने कहा नो, अगर आरएस वाले कर सकते हैं तो आप तो पहले कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इन्होंने जोर दिखाया है, और मैं की तरफ बार बार देख रही है कि 7 दिन के बाद में मेरे पास आएंगी और बताएंगी कि हमने ये फैसला कर लिया। ये पवन अरोड़ा भी है, जगदीश कातिल ही, 2 ही चीजें ऐसी है राजस्थान में। दोनों भाई जो है एक से बढ़ के एक है, अपने फन में माहिर है। जगदीश कातिल भी कातिल ही है वो। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति, जगदीश कातिल जी जा रहे हैं साथ में उनके दौरे में। सुबह 5 बजे आ रहे हैं और 6:30 बजे राष्ट्रपति के साथ वापस जा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम मिलेगा आपको, जो है पता नहीं कितना का कत्ल किया हुआ, कोई सोच नहीं सकता। और वैसे भी अपना स्थान बनाए रखता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। बोले भाई मैं तो सरकार के साथ में हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। कोई शिकायत हो ही नहीं सकती। जो मुख्यमंत्री उनके साथ वो हैं, चाहे वसुंधरा जी हो चाहे अशोक गहलोत हो, उनके लिए सब बराबर है। ये भी एक राजनीति है, उसमें वो काबिल है और कामयाब है। और ये भाई बैठा हुआ इनका, जगदीश कातिल कमजोरी कोई है तो भाई बहन है। भाई ये और बहन इनकी क्या नाम, सुषमा अरोड़ा, ये 2 ही कमजोरी है। अगर वो सिफारिश करेंगे तो भाई बहन के लिए उनके दिल में बहुत जगह है। और ये एक आदमी की खूबी भी होती है जो अपनी बहन की चिंता करे। अब मैं ये बोला हूँ ना, अगर मैं उनके खिलाफ भी बोल जाऊँ
तो टीवी में ऐसी पट्टी चलेगी जैसे मैं उनके पक्ष में बोला हूँ। बड़ी ऊंची चीजें, बड़ी ऊंची चीजें वो अपना रहे। अब आप कहोगे भाई कि मीटिंग तो हमारी हो रही है और उनके बारे में क्यों बोल रहे हो, ये आप कहोगे तो मेरा रिश्ता उनके साथ ऐसा ही है। अभी मैं प्रेस के लिए बोला, उनके खिलाफ बोला था, खिलाफ मतलब क्रिटिकल बोला था। पट्टियाँ जाना लगी ऐसी राजनाथ भर में हो गया भाई कि अशोक गहलोत ने बहुत बड़ी तारीफ करी है कातिल साहब। ये जो आप लोगों ने बहुत कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे भी, और ये हकीकत है कि मैं बचपन से ही, या जब मुझे मौका मिला सरकार में रहने का, चाहे केंद्र में, तो इंदिरा गांधी जी के साथ तो मैं डिप्टी मिनिस्टर बन गया था, चाहे राजीव जी के साथ में, चाहे नरसिम्हा के साथ में। हमेशा मैं जानता हूँ कि एक गवर्नेंस देने के लिए ब्यूरोक्रेसी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और हमेशा उनको साथ लेके चलना चाहिए। दुर्भाग्य रहा 98 के अंदर स्ट्राइक हो गई 64 डेज की, और स्ट्राइक भी ऐसी हो गई कि अनावश्यक एक माहौल ऐसा बन गया था कि मैं उनके कर्मचारी के खिलाफ हूँ। वो एक चैप्टर अलग है, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। कुछ गलती हमारी भी रही कि हम डायलॉग नहीं रख पाए उनसे। अगर आप स्ट्राइक हो गई, फेल हो गई, स्ट्राइक सब कुछ हो गया, मैं भी नया नया था, पर ये डायलॉग अगर रहता तो शायद वो स्थिति नहीं बनती जो कि चुनाव में बनी थी, और हम लोग चुनाव हार गए। क्योंकि कर्मचारियों ने देखा कि डायलॉग भी नहीं हो रहा है, सब कुछ हो गया है, तो उन्होंने भी शपथ ले ली कि किस प्रकार पहली बार ईवीएम आई थी, मशीन भी जम करके। आप लोगों को मालूम ही है कि जब गए पोलिंग स्टेशन पे तो नारे लगाते हुए गए। नारे समझ सकते तो क्या लगाए होंगे मेरे बारे में। तो वो एक चैप्टर क्लोज हो गया। पर मैंने हमेशा ध्यान रखा, अपन बात आते हैं आरएसएस बारे में। 17 साल से आपके प्रमोशन नहीं हो रहे थे, मेरे ख्याल 17 साल हो गए मेरे ख्याल। 17। अब बताओ मेरे दिन में क्या गुजरी होगी कि मेरे स्टेट के आरएस ऑफिसर 17 साल से आपस में झगड़ों में आईएएस नहीं बन पा रहे। तो मैंने एक एक चीज को बारीकी से समझा और मैंने पूरा प्रयास किया, समझाइश भी करी, आखिर में हम कामयाब हुए। इतनी मुझे खुशी हुई थी कि अब हमारे आईएएस बनने लग गए हैं। ये मेरे सेकंड कार्यकाल का वक्त था, क्योंकि आप जानते हैं कि सेकंड कार्यकाल के अंदर ये फैसला हुआ। बाकी आपने जो मांगा मुझे तो याद भी नहीं है, अभी आप खुद ही बता रहे थे, इसलिए मैंने टोका इसको शाहन अली को कि भाई मैं भूल जाऊंगा तू क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ, सैनिक को टोका। मैंने कहा तुम इतनी लंबी चौड़ा बातें कर रहा, मैं सब भूल जाऊंगा, कम बातें हो तो मैं याद रखूँ जवाब देने के लिए। पर कोई बात नहीं, आप लोगों ने सबने अपनी अच्छी पैरवी करी, मैंने भी किया। जब जब मेरा मौका लगा, चाहे वो आपके पुलिस सर्विसेज हो, आईपीएस हो या आरपीएस हो या आपकी आरएस हो या आईएएस हो या अकाउंट सर्विसेज हो। अकाउंट वाले बहुत कम तंग करते हैं वो लोग। पर मैंने हमेशा जो मांगा देने का प्रयास किया, प्रमोशन भी, सीनियर स्केल भी, सब कुछ दिया। आगे आज आपने जितनी बातें कही है मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे इतना आप लोगों ने ज़्यादा मांग कर ली है। और शाहन अली ने तो बता दिया, आपने किस लहजे में बात करी, आप समझ सकते हो कि सब बातें उषा जी ने बता दिया शाहन अली की पर्सनैलिटी के बारे में, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। पहली बार जब मेरे पास ये आया था, मुझे ऐसे याद था ये छोड़ के चला गया वापस, शायद गया ना। हाँ, तो इनके पिताजी ने मुझे कहा कि कैसा बेवकूफ़ आदमी है, सीएमओ में लगा हुआ चला गया आदमी। तो आप समझ सकते हो कि बेवकूफ़ी है उस वक्त से लगा के मेरे वक्त तक रही है, उस वक्त लगा करके मेरे तक भी रही है। पर बड़ा प्यारा इंसान है, दिल का साफ है
और दिल खोल के आपको खूब आपको अच्छे अच्छे कमेंट किए इसने, अच्छे लहजे में किए, और आज मुझे की नई पर्सनालिटी उभर के मेरे सामने आई है इसकी। मेरे को आप इनमें भोला भाला इंसान लगता है, तो आज लगा कि ये बहुत चालाक लड़का है। अपनी बात को कहना जानता भी। मैंने कहा इसको अध्यक्ष बना किसने दिया, आज मालूम पड़ा क्यों बनाया है। ये जो बजट का हम लोगों ने खूब मेहनत करी। कल बाड़मेर में मुझे हेमाराम चौधरी ने कह दिया कि साहब बहुत शानदार बजट पिछले बार भी आया था। वास्तव में पिछला बजट अच्छा था, क्योंकि कोरोना के बाद में लोगों को उम्मीद नहीं थी कि बजट पेश अच्छा हो पाएगा। मजबूरी में आप तो जानते हैं कि रेवेन्यू का खेल होता है। वो जो बजट पेश मैंने किया तो लोगों ने बहुत तारीफ करी उस वक्त में, पर इस बार बजट आया तो वो पिछला बजट लोगों ने भुला दिया कि इस बार तो कमाल ही हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। और मैंने महसूस किया अगर अधिकारी की टीम अच्छी हो तभी ये तो संभव है। इसलिए आपको मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। अखिल अरोड़ा का जो अप्रोच है, जो उसका अप्रोच है, अखिल अरोड़ा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, पूरी पूरी टीम थी। अगर अप्रोच ठीक नहीं हो तो आप चाहते हो भी सब कुछ नहीं कर सकते हो, कर भी देते हो तो मजा नहीं आता है। तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में कि अखिल अरोड़ा ने भी बहुत कोऑपरेट किया। ब्यूरोक्रेसी में दमखम है, अगर ब्यूरोक्रेसी तय कर लेती है तो जो मैंने महसूस किया कोरोना काल में भी, या मेरा तीसरी बार मैं मुख्यमंत्री हूँ, हर बार मैंने देखा है जो IRC की थी, इंडियन नेशनल कॉन्क्लेव किया था राजधानियों का, तब भी मैंने देखा जो काम मैंने दिया है RS ऑफिसर IAS जो भी थे, काम जम के किया, मान सम्मान बढ़ा हम लोगों का। मतलब ये मैंने देखा। एक बार हमारे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी सब आए थे यहाँ पर, चिंतन शिविर था, तब भी जो काम दिया आप लोगों को, इस रूप में अंजाम देते हैं आप लोग कि मैं समझता हूँ, मुझे डाउट लगता है और राज्य में ऐसा होता होगा, ऐसा माहौल के अंदर। इसलिए मैं भी ध्यान रखता हूँ जहाँ मेरा बस चलता है। पहले टर्म मुझे मिस्टर जरत के IPS ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे जो कहा, ये पहले आपके जो इतने ADG बन रहे हैं, मैं रघुवीर सैनी को कहना चाहूँगा, इतने ADG बनना, इतने IG बनना, उस वक्त में मेरे कारण संभव हुआ था, अब तो लगातार संभव हो गया है। वही आपके IAS के अंदर जो स्किल मैंने लगी है सुपर टाइम, और मैं तो टेक्निकल ज़्यादा जानता नहीं हूँ, पर मैंने जो मांगा मैंने कोशिश की, और प्रमोशन में टाइम ही देते हम लोग। अगर DG की पोस्ट कम होती है तो एक्स कैडर बना के पोस्ट दी जाती है। प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति को, मेरा मानना, चपड़ासी लगा करके हाईएस्ट लेवल पर, हर व्यक्ति चाहता मेरा परमानेंट टाइम पे हो, मेरे को जिंदगी में टाइम पे मुझे प्रमोशन मिले, ये हर अधिकारी की, कर्मचारी की इच्छा रहती है। और मेरा भी कमिटमेंट है कि हर व्यक्ति को टाइम और टाइम के पहले प्रमोशन मिलना चाहिए, मेरा मानना। इसी रूप में मैंने हमेशा प्रयास किए, और आगे भी मैं कहना चाहूँगा आपको, प्रमोशन के मामले में भी हमने जो फैसला किया है 2 DPC का, और डिपार्टमेंट लेवल पे ही, इसका मतलब RPSC का जो प्रोसेस था उसको हमने खत्म किया है। बड़ा फैसला है। अनावश्यक टाइम वेस्ट होता है। वो कहता आप अजमेर आओ, आप कहते हो आप यहाँ आओ, पोते लेके चलते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, कोई फायदा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि बड़ा फैसला है। और उसके अलावा आपने जो मांग करी है, वैसे तो मांग तो पता नहीं तीनों लोगों ने अपने अपने जरिए कर लिया, परंतु जो मुझे लिख के दिया गया, पदोन्नति जो है नियत वर्तमान नियमों के कारण उच्चतर वेतन श्रृंखलाओं में पद रिक्त चल रहे हैं, ये आपकी शिकायत है। उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु नियमों को सरलीकृत किया जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैंने पहली ही बात करनी है।
तो इसीलिए 2 डीपीसी हो जाएगी, डिपार्टमेंट लेवल पे जाएगा और सरलीकृत कर लेंगे इसको। दूसरा है उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण बनाया जाएगा तथा उपखंड अधिकारी कार्यालयों में मंत्रालयिक सेवा के रिक्त पदों को भरने हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे। उपखंड कार्यालयों की सभी वांछित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसको अगर और मजबूत करना होगा तो मैं तैयार हूं। कैसे आपको और ज़्यादा इच्छा मिल सकता है क्या, जिससे, क्योंकि अभी हमने कई जगह नए एसडीओ ऑफिस खोल दिए, पंचायत समिति बना दी, तो जो उसने कहा साइन ने कि हमारे एक एसडीओ पे जो एरिया था पहले डीवाईएसपी वाला वो नहीं रहा, धीरे धीरे उसको वापस ठीक करेंगे, वापस ठीक करेंगे। वो सिर्फ आप ही दोगे। मैं फिर कहना चाहूँगा, हेमाराम चौधरी जो कल कहा है, तो मैं आधी बात ही कह के भूल गया कि ये बजट शानदार आ गया। उन्होंने कह दिया, पब्लिक मीटिंग थी बहुत बड़ी, अगला बजट इससे भी शानदार आएगा। अब मैं आपको कहना चाहूँगा उसके लिए कि अभी मैं एक मीटिंग से आया हूँ, अध्यक्ष के साथ थे हमारे सीएमआर के अंदर। उनको मैं यही कह के आया हूँ मेरे कार्यकर्ताओं को, आपको मैं कह रहा हूँ, अगर अगला बजट इसे शानदार लाना है तो जितनी सोच मेरी थी या एफडी की थी, हमने पूरी उसको कंज्यूम तो किया है और कोशिश करेंगे, परंतु अगला बजट इसे शानदार तभी आएगा, पब्लिक क्या चाहती है और आप लोग पब्लिक जुड़े हुए हो, उनका आप फीडबैक लोगे, अपना दिमाग अप्लाई करोगे और आप हमें जो बताएंगे सुझाव के रूप में, तब अगला बजट इससे अच्छा आ सकता है। हमारे कई कर्मचारी तो दुखी हैं, कर्मचारी दुखी हैं। दुखी इसलिए नहीं है कि भाई कोई फैसला अच्छा नहीं हुआ, दुखी इस बात के हैं क्योंकि कर्मचारी नेता होते हैं, वो भी तो हम लोग जो राजनीति में हैं उस ढंग से उनकी नेतागिरी भी होती है सब संगठनों के अंदर। वो बहुत बड़ा मतलब पश्चाताप कर रहे हैं। वो कहते हैं ये ओपीएस की मांग हमने क्यों नहीं करी, हम भूल क्यों गए उस बात को। मुझे कहा लोगों ने कि साहब गजब हो गया। मैं क्या हो गया? गजब हो गया साहब। वो जन सुनने में कह रहे थे ना कि साहब गजब हो गया, हम मांग करना भूल गए। वो पश्चाताप कर रहे हैं और वास्तव में ये ऐसा फैसला था। एक ही मेरे पूरे बजट के अंदर एक भी पॉइंट आउट नहीं हुआ बजट के अंदर। एक अधिकारी ने मिसशीफ किया हमारे साथ में कि मेट्रो का एक्सपेंशन उसने लीक किया मीडिया को। मीडिया वाला फोन आया, 15 बातें मैं दे रहा हूं, इसमें मतलब होते ना ऑफ द रिकॉर्ड पूछते हैं कि इसमें क्या सब ये ठीक है क्या, तो हमने कोई जवाब नहीं दिया उनको। और उसमें एक बात वो उसने बोली थी मेट्रो का एक्सपेंस होगा, एक ही बात आउट हुई थी। वो कई अधिकारी मिस्चीवियस होते हैं, आप जानते हो, सब तरह लोग होते हैं, एक वो निकला आदमी। बाकी किसी ने कोई आप में से मतलब आप भी उसमें काफी होंगे शामिल, और आईएएस में किसी ने कोई बात आउट नहीं करी। और एक सेंसिटिव थी बजट की, सेंसिटिव थी बजट की, और उसको मेंटेन करना ही पड़ता है। उसके अभाव में कई बार ऐसी स्थिति बनती है और कई लोग गलती कर बैठते। मैं आपको किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मेरा गला सूखता रहता है, पानी पीता रहता हूँ, आपको मालूम है, असेंबली में पानी पीता रहता हूँ। वसुंधरा जी पानी नहीं पीती है एक बार। पर मैं पानी पी के किसी को कोसता नहीं हूँ, खाली बस मैं मेरी प्रॉब्लम हल करता हूँ। आपको मैं क्या कह रहा था अभी, क्या बात बता रहा था?
मैं भूल गया, पता नहीं मैं क्या कह रहा था। चलो याद आ जाएगा। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत शानदार मीटिंग आपने आज ऑर्गेनाइज की, तीनों संगठन साथ बैठे हुए हैं। आपने बताया 13 में आया था बिरला ऑडिटोरियम के अंदर, मुझे याद है। और अभी जब उद्घाटन इसका हुआ था तब मैं आया था। पर आपको मैं आह्वान करना चाहूँगा कि ये जो स्थिति है गुड गवर्नेंस की, मैं बार बार बात करता हूँ। गुड गवर्नेंस तभी संभव होता है तब सब साथ देते हैं, और हम सबका कर्तव्य है। कुछ बातों में सेंटिमेंट कहता हूँ हमेशा कि आज हम लोग राजनीति में हैं। क्यों है राजनीति में? अगर आपकी ईमानदारी है तो आप पब्लिक के लिए राजनीति में हैं। हम लोग ट्रस्टी कहलाते हैं, वो ट्रस्टी हैं, आप लोग भी ट्रस्टी हैं। इस जिंदगी में चांस सबको तो मिलता नहीं है। आज कितने लोग 7 करोड़ जनता में हैं जो आपके हमारे लेवल के लोग बैठे हैं, जो गवर्नेंस कर रहे हैं, चाहे वो राजनीति के माध्यम से, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि हम किस प्रकार से जनता की सेवा करें। इतनी बड़ी बातें हम कर ली, बजट पेश कर दिया, और उसके बाद में आप देखिएगा अगर वो लागू ढंग से नहीं हो तो कितना बड़ा नुकसान होता है। और लागू गरीब तकलीफ उसमें पाता है, गरीब आदमी होता है, अनपढ़ आदमी होता है। अभी मैंने कोरोना काल के अंदर ढूंढ करके सर्वे करवाया कलेक्टर से। 5 बार हमने किस्तें भेजी उनको, 1,000 रुपये, एक बार 1500 रुपये भेजा। भाई जो सड़क पे सो रहा है, रात को स्ट्रीट में सो रहे हैं, बहुत ध्यान रखा। और मैं आपको भी बधाई देना चाहूँगा कि पूरी ब्यूरोक्रेसी ने जो काम हमने कहा, पूरी ब्यूरोक्रेसी ने, पूरे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, बल्कि कांस्टेबल तक ने मदद करी। पहला फेज था वो डर का था, भय का था, पता नहीं हम खुद, हमारे खुद का क्या होगा। नर्सेज ने, सब ने मदद करी और हम लोग पार पा गए। सेकेंड फेज आया तब कई लोगों की डेथ भी हो गई। भय कम हो गया पर डेथ ज़्यादा हुई। ऑक्सीजन नहीं, दवाएं नहीं। हमने तो चार्टर फ्लाइट भेजी बॉम्बे तक कि एक आदमी भी दवाई की कमी से क्यों मरे यहाँ पर। बहुत कोशिश करी और सब वर्गों को साथ लिया हम लोगों ने, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, धर्मगुरुओं को, एक्टिविस्ट को, सबको, सबने साथ दिया। तो मैं आज कह सकता हूँ गर्व के साथ में कि राजस्थान की आम जनता ने भी, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, तो वो बात करके दिखाई आप सबके सहयोग से। मुझे इस बात का बहुत गर्व है, खुशी भी है। बाकी फैसले 5 लाख या 10 लाख हमने कर दिया, बहुत बड़ा फैसला है। पहले आप हम सुनते थे किसी का हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, बाईपास की नौबत आ गई, फिर स्टैंड लगने लग गए। पहले स्टैंड नहीं लगते थे कोई ज़माने में। क्विलन जाते थे भैरव सिंह शेखावत साहब, शिवचंद्र माथुर जी, कई लोग बाहर गए वहाँ कराने के लिए। ह्यूस्टन गए हैं, वो देखा जमाना हमने। और छिप नहीं जा सकते थे, हर एक आदमी जा भी नहीं सकता था। पर आज उसके बाद में धीरे धीरे जब इंडिया में होने लगे ऑपरेशन, तो 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तो मामूली बात है। आज हम कह सकते हैं राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर है, क्योंकि भारत सरकार स्कीम भी एक वर्ग के लिए है, जो वर्ग आपका फूड सिक्योरिटी में कवर होता है, वो भामाशाह में जुड़ा हुआ था। और एक सोशो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, वो बाद में कागजों में रह गया। वो मेरे ख्याल से आयुष्मान भारत से जुड़ा हुआ है। वही तक सीमित है। वो अपने जो किया वो पूरी आम जनता, चाहे वो अमीर है गरीब है, सबके लिए किया है। आज एक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है कि भाई बीमार होंगे तो अब एक गरीब आदमी भी, जिनको मजदूर आदमी भी ऑपरेशन कराना पड़ेगा, जाऊंगा कैशलेस मेरा इलाज हो जाएगा। नंबर 1 बात, कैशलेस होने लग गए हैं। 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख कोई पैसा नहीं लगता। प्राइवेट भी है, सरकारी भी है। कुछ प्राइवेट अभी तक जुड़े नहीं है, उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे सबको जोड़ेंगे। ये इतना बड़ा काम हुआ, साथ में इसके अभी जनता को नहीं मालूम। अगर मैं आपको पूछूं, आप मेरे बताओ कितने को मालूम है कि इससे चिरंजीवी योजना के अंदर 10 लाख के इलाज के अलावा
और क्या लाभ मिलेगा आपको मालूम है? हाथ खड़े करें, कितने लोगों को मालूम है? एक, दो, एक देखो भाई खड़ा पीछे, दो, तीन, 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 चार, दो तीन हाथ खड़े हुए, तीन चार हाथ खड़े। बताइए आपको नहीं मालूम है तो बेचारी जनता को कब मालूम पड़ेगा? इसमें हम लोगों ने कहा है भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता आदमी, तो इसी के साथ में 5 लाख का बीमा कर दिया गया उसके लिए। ये मैं कह दिया आप ताली तो बजा रहे हो, पर आपकी ड्यूटी है, या जो बैठे हुए हैं या जो हमारे साथी या नहीं है मान लो, उनकी ड्यूटी बहुत बड़ी है कि हम योजनाएं पूरी समझें, लोगों को समझाएं, हम लोग गरीब तक योजना पहुंचवाएं, चाहे वो अनपढ़ है, गरीब है, गांव में ढाणे में रहता आदमी, उनको लाभ तभी मिलेगा। हालांकि हमने इसमें कहा है कि अगर मान लो भूल चूक है उसकी, उन्हें आधार कार्ड बनवा पाए, जन आधार कार्ड बना पाया है, तभी वो भर्ती होगा, इतला करेगा कलेक्टर को या 181 में जहाँ भी इतला करेगा, तो कलेक्टर को हमने अधिकृत कर दिया कि वो उसका फ्री इलाज करवाएगा और कार्ड बनवा देगा, चिरंजीवी कार्ड बनवा देगा। ये भी हमने कर दिया, कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो मैं केंद्र में रहा हूँ 20 साल तक मेंबर पार्लियामेंट और केंद्रीय मंत्री रहा, तब मुझे मालूम है कि CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसको फेडरल में लागू करवाया आप लोगों के लिए। आज वो इतना शानदार कार्ड है आपका, अब आराम से कैशलेस इलाज करवा सकते हो, अनलिमिटेड, कोई इसका लिमिट नहीं है खर्चे का। पहले मेरे ख्याल 5 लाख ऐसे कुछ होगा, 2004 के बाद वाले हैं उनके लिए भी लागू हो गया है, अनलिमिटेड लागू हो गया। तो ये जो कार्ड लागू हुआ है उससे इतना बड़ा फायदा है। किसी भाई ने या साई ने पूछा था, किसी ने कहा था भी कि साहब उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़ रहे हैं क्या? मेरे ख्याल 200 हॉस्पिटल जुड़ चुके हैं पूरे कंट्री के, खाली राजस्थान नहीं कह रहा हूँ आपको। इतनी शानदार योजना वो है, जैसे CGHS कार्ड पूरे कंट्री के लिए लागू होता है, कोई CGHS का कार्ड वाला तमिलनाडु में जाएगा, वहाँ भी उसके इलाज फ्री होगा। उसी ढंग से आपका जो कार्ड है, जहाँ जहाँ वो बम्बई हो, दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, जो हॉस्पिटल जुड़ गए हैं, करीब 200 हॉस्पिटल जुड़े हैं टोटल मिला के, वहाँ सब जगह फ्री होगा इलाज, टेस्ट फ्री होंगे, आपकी तमाम टेस्ट फ्री होंगे। मैंने खुद ने मेरा कार्ड बनवाया, एक 60,000 रुपये दे करके CGHS का कार्ड बनवाया एज ए मेंबर पार्लियामेंट। जिस दिन बनवाया तो मुझे कॉन्फिडेंस हुआ जिंदगी भर अब कम से कम मुझे इलाज के लिए कहीं तकलीफ नहीं आएगी। ये कार्ड आपका इतना कीमती कार्ड बन गया है। इस प्रकार से हर चीज़ का हम ध्यान रख करके फैसले कर रहे हैं। और उसमें मैं फिर नाम ले लूँगा अखिल अरोड़ा का। अगर एक अधिकारी, आप इतने बैठे सब अधिकारी इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक अधिकारी अगर अपना माइंड सेट ठीक कर ले पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, वो काम कर सकता है जो अन्यथा संभव नहीं होता है। इस प्रकार से आप सोच सकते हो, हम लोगों ने किस चीज़ का ध्यान रखा। अब मैं आता हूँ OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम पे। आप बताइए, ये आंदोलन आपको स्कीम लागू होते ही करना चाहिए था देश के तमाम कर्मचारियों को। वो स्कीम वास्तव में बर्बाद करने वाली स्कीम थी वो। इसमें मैंने कोई राजनीति नहीं करी है, कोई खुश करने का काम नहीं किया कर्मचारियों को। सिर्फ और सिर्फ मानवीय दृष्टिकोण से फैसला किया गया, मानवीय दृष्टिकोण। आप बताइए मुझे, एक मजदूर भी जो होता है, ये बिल्डिंगें बनती, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं हम लोग, तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं, मान लीजिए सही साथ नहीं देता है, ये मशीनरी बनती है खाली, कितना ही रिफाइनरी बन रही है तो वहाँ पे हजारों मजदूर काम कर रहे हैं। बिना मजदूर के कोई काम नहीं हो सकता। एक मजदूर अगर बुजुर्ग होता है, जब सही साथ नहीं देता तो घर बैठ जाता है। अगर उसको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती तो क्या स्थिति बनती है। आज हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट नहीं है। मामूली थोड़ा बहुत प्रधानमंत्री ने 6,000 रुपये भेज दिए,
3 किस्तों के अंदर, ये कोई स्कीमें नहीं है, इसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ। ये बहुत मामूली बात है कि आपने इस्माइल फार्मर को कुछ पैसे पहुंचवा दिया, आपने बीपीएल को दे दिया, कुछ नहीं है। आज 76 साल हो गए आज़ादी को हमें भी, और विकसित राष्ट्रों में, आज अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में, इटली में अगर सोशल सिक्योरिटी हो सकती है तो आज हमारी कैपेसिटी है देश की, हमारी अर्थव्यवस्था की कैपेसिटी है। उनको चाहिए कि तमाम नागरिकों को, चाहे वो निश्चित जन है, विधवा है, बुजुर्ग है, मजदूर है, बेरोजगार है, उनको घर बैठे वीकली पैसा मिले, जिंदा रहने के लिए कम से कम उसको मिले। ये थीम होनी चाहिए। और हमें धीरे धीरे दबाव देना पड़ेगा भारत सरकार पे भी, आप पूरे देश में लागू करो, सिक्योरिटी सोशल मिले बेचारे को। इतना महंगे का जमाना, हमारे 200 रुपये देते हैं केंद्र सरकार पेंशन के, जो हम लोग देते पेंशन उसमें हिस्सेदारी केंद्र सरकार की 200 रुपये है, जो 25 साल पहले थी। 200 रुपये क्या हो, हम 750 रुपये देते हैं, 1500 रुपये देते हैं, तो पति पति कुछ नहीं है। ये क्या हो सकता है बताइए? उसमें प्रॉपर ढंग से देश में कानून बने, कानून पास हो, सोशल सिक्योरिटी का क्राइटेरिया बने, नियम कायदे बने, जिससे कि पूरे देश के अंदर लोगों में शांति और सद्भाव पैदा हो कि सरकार हमारे लिए चिंतित है। चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, उसको ये काम दिमाग में रखना चाहिए कि हमें सोशल सिक्योरिटी को एडॉप्ट कराना चाहिए, तब अपना भी मजदूर का भला हो जाएगा, गरीब का भला हो जाएगा। मैं ओपीएस की बात तो इसलिए जोड़ रहा हूँ इसको, एक अगर अधिकारी कर्मचारी 2001 तारीख 1 जनवरी था, 1 जनवरी 4 के बाद में उसको पेंशन मिलेगी, 10% कटेगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी और उसका भी कटेगा, और फिर उसको मिलेगा 35 साल 38 साल बाद में मिलेगा। पैसा जमा होगा आपका शेयर मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर। अब उस वक्त में पता नहीं, आज यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कल और कोई युद्ध आ गया मान लो, शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो गया, उसके आधार पर उनको पेंशन मिलेगी, तो इतना मतलब 35 साल से वो इनसिक्योरिटी फील कर रहा है जिंदगी के अंदर, पता नहीं उस वक्त मुझे कितनी पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज भी 2,500 लोग राजस्थान में ऐसे हैं जो या तो एज के हिसाब से रिटायर हो गए या डेथ हो गई, कुछ भी हुआ, किसी को 2,000 पेंशन मिल रही है, किसी को 3,000 रुपये पेंशन मिल रही है। तो अगर आप बताइए उस वक्त में ये स्थिति हर वक्त हर परिवार में रहेगी। एक बात और है, 1 जनवरी 4 से तो हो गया ये, और 31 दिसंबर में कोई नौकरी लग गई, मतलब दिसंबर के पहले लग गई, दिसंबर के पहले, वो उसको ओल्ड एज पेंशन मिल रही है। इतना बड़ा भेदभाव दोनों में हो गया। और तो और जो पहले नौकरी लगे 1950 तक का आप हिसाब लगाइए, सन 50 तक वो स्कीम लागू रहेगी, ओल्ड भी रहेगी और न्यू भी रहेगी। तो 50 में रिटायर होंगे लोग सन 50 में, उसमें भी फर्क है आपस के अंदर, 2 फर्क बन गए कर्मचारियों के अंदर। तो आप बताइए आपन में क्या बीतती है। मुझे खुशी इस बात की है जो हमने ओपीएस लागू किया नए वालों के लिए, तो पुराने वाले भी उन्होंने बहुत ही खुशी जाहिर करी इस बात की। मुझे बहुत पसंद था कि वो समझ रहे हैं कि हमारे भाइयों का भला हो गया। इसको ह्यूमैनिटी कमीशन ने गलत माना। इस पेंशन योजना को मानव अधिकार आयोग ने गलत माना है, नंबर 1। इसको सीएनएजी ने, जो आपके अधिकारी आपके राजस्थान कैडर के रहे हैं, बड़ी पोस्ट पे सीएजी बन गए थे, एक बार थाने सेक्रेटरी बन गए थे, उनको पूछो आर्टिकल लिख रहे इसके खिलाफ में, और मैं रिकॉर्ड निकलवाया तो सीएनएजी उन्होंने खुद ने रिकमेंड किया सरकार को कि इस योजना में 15 साल के बाद ना नियम बने ना कायदे बने हैं, अनसर्टेनिटी बने, आगे क्या होगा। एज ए सीएजी खुद रिपोर्ट दे रहा है भारत सरकार को। अब वो पता नहीं किन के दबाव में आकर के आर्टिकल लिख रहे इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर
मेरी समझ के परे है। नंबर 3, जुडिशियल कमीशन। जुडिशियल कमीशन जो देश का है, दूसरा, वो रिकमेंड कर रहा है कि हम अपने यहाँ नहीं मानेंगे, हम इसको नहीं मान रहे, इसको आप बदलो, इसको जुडिशरी में लागू नहीं होगा। तो जुडिशियल कमीशन मना कर रहा, होम राइट कमीशन मना कर रहा, सीएजी मना कर रहा है। सीएजी ने की धज्जियां उड़ा दी इस स्कीम की, इतने बड़ा लिखा उसके अंदर लिखे, तो मेरी समझ के परे हैं। और 4-5 राज्य सरकारों ने कमेटी बनाई है रिव्यू करने के लिए, पर इसमें पता नहीं कर्मचारी वर्ग क्यों चूक गया। उनको इसमें एकजुट होकर के उस वक्त में इसके लिए अपना विरोध दर्ज करवाना चाहिए था। पूरे देश में शांति बनी हुई है, कहीं कहीं संगठन बन गए छोटे मोटे, वो धरना वरना दे रहे थे बेचारे, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर तो कोई बोल नहीं रहा था। तो ये जब मैंने स्टडी करी, अकेले लोगों से मेरी बातचीत हुई, ये सोच समझ के किया गया है। ऐसा नहीं कि हम गुलाब में कटाई बोल गया उसके अंदर कि टैक्स तो जनता का जाएगा, बिना सोचे समझे के बार बोल जाते हमारे नेता लोग। टैक्स जनता देगी, उस वक्त तो जिंदा रहेंगे नहीं हम लोग, तो जनता भुगतेगी। बहुत अनफॉर्चुनेट कमेंट था वो। ओल्ड एज पेंशन से 70 साल हो गए देश को चलते हुए, 72 साल तो आप 50 साल मान लो। आज तक देश चला है, इकोनॉमी चली है। जो अकाउंट सर्विस वाले बैठे लोग, उनको मालूम होगा, आप हैं जो फाइनेंस में रहे उनको मालूम होगा कि अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन होता है अपने तरीके से होता है। दुनिया भर की सरकारें कर्जे में चलती है, चाइना को छोड़ करके। अमेरिका भी भयंकर कर्जा लेके सरकारें चलाता अपनी विकसित राष्ट्र को। देश के अंदर सब सरकारें कर्जा लेके चलती है और विकास करती है, वो अलग विषय है, वो तो आप मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे। पर आप उसको, जो गवर्नेंस देने वाले आपके ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे वो कोई सर्विसेज के हों, आईएएस हो या स्टेट सर्विसेज के हों या ऑल इंडिया के हों, अगर वो 35-38 साल तक टेंशन में चलेंगे तो गुड गवर्नेंस क्या देंगे वो लोग, बता दीजिए मुझे आप। ये सोच के मैंने कहा ये मानवीय दृष्टिकोण का फैसला था, उस रूप में हमने ये फैसला किया है और सही फैसला किया है। अब सब सरकारें, छत्तीसगढ़ तो कर चुका है, सब सरकारों को एक वक्त आएगा कि करना ही पड़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकते इसका। भारत सरकार को ही करना पड़ेगा, मोदी जी को भी। अभी तो पार्लियामेंट ने जवाब दे दिया, नहीं हमारे कोई सोच नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपको, जब स्कीम लागू हुई, अभी आप बार बार बोल रहे थे तीनों प्रशासनिक सेवाओं की बात कर रहे थे, शब्द काम लिया तीनों प्रशासनिक सेवाएं। अब मैं एक शब्द काम ले, तीनों प्रशासनिक सेना, उनके लागू नहीं है, उनके लागू नहीं है। मालूम है आपको, जब स्कीम बनी तो तीनों प्रशासनिक, तीनों सेनाओं को छोड़ दिया, उनके ऊपर लागू नहीं है ओल्ड, आप नई पेंशन लागू, उनके लिए ओल्ड रखी है, उनके लिए ओल्ड है। और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, चाहे वो बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है या इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स है, उनमें लागू है। आप बताइए कैसे, उनके दिल में क्या गुजरी होगी। आईएएस और अभी ऑर्डिनेंस सर्विसेज पे लागू नहीं हो रही है, अब पता नहीं आपकी लॉबी क्या दबाव दे रही होगी, और नहीं दे रही हो तो आप, जब आपके जो 2004 के बाद बने हैं ना, जब लागू, जब उनका वक्त आएगा रिटायरमेंट का, उस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी वही होंगे, वो कोई इसको रहने देंगे क्या, उस वक्त हटा देंगे इसको। तो आपको पहले हट जाएगी, अब तो हमारी पहल के बाद में तो आपके अपना बढ़ जाएगी। तो आप बताइए कि आज 50 साल बाद किसने देखा। और अगर आप गवर्नेंस चलाना चाहते हो, यही तो लोग रेवेन्यू बढ़ाते हैं, यही लोग गवर्नेंस देते हैं, वे लोग बड़ी गवर्नेंस पूरी करते हैं, उस तबके को अगर आप नाराज रखोगे तो कैसे काम चलेगा। चलो
और कोई बात है कि बता दो मेरे को, वो ना हो तो। बहुत खुशी की बात है, ये आरती जन बैठे हुए हैं कि पूछो इनको कि जब मेरे पास थे ये डिप्टी सेक्रेटरी 22 साल पहले, तब मैंने पहली बार रेवेन्यू बोर्ड में भेजा इनको, आरएस को भेजा। पहले खाली आईएएस वाले जाते थे। हमने कलेक्टर्स आरएस को लगाया पहली बार। कॉर्पोरेशन वाला हमने किया, जैसे मैंने बताया आपको। 17 साल तक आप चुप रहे, मुझे आपको ही गुस्सा आता है। 17 साल दिखा दिया आपने बिना आईएएस बने हुए। बिना आईएएस बने हुए आप बताइए, जिंदगी में आपका मकसद क्या होता है? आप आरएस में आते हैं कि कभी न कभी आईएएस बनेगी तो होता है। और 17 साल तक आपके बगैर आईएएस बने हुए रिटायर होते जा रहे थे लोग, आपस में झगड़ों को लेकर के। सरकार में पता नहीं उस वक्त की सरकार ने कितना कोशिश की नहीं किया, मुझे पता नहीं, पर आपको भी बहुत सीरियस लड़ा ये देश को। कितने बड़े आपको रिटायर हो गए वो बगैर बने हुए। तो मुझे इस बात को लेके हमेशा ये बात रही थी कि पता नहीं ये बात क्यों रही, पता नहीं ये दिन क्यों गुजर गया। 17 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मुझे खुशी है कि अब आगे बनने लगे। अब आप एक बात जो है जिससे मैं आपसे डिफर करता हूँ, 2 लोग आते हैं आपके नॉन आरएस वाला आते हैं आईएएस के अंदर, उसको लेके आप झगड़ा करते हो। साहब उनको नहीं अलाउ करना चाहिए, मेरी समझ के परे है। बता दीजिए आप लोग, कुछ तो आप देखो उनका मोटिवेशन होगा, आप उसको इशू पे लीजिए। अगर 2 बनते हैं आपके नॉन आरएस वाले बनते हैं, वो उनकी सभी से दूसरी होगी, उनको लगे भाई कभी न कभी हम भी आईएएस बन सकते हैं, उनके डिपार्टमेंट में उनका मोटिवेशन होगा तो अच्छी गवर्नेंस होगी। इस बात को उस रूप में आप लीजिएगा। इस मांग को आप, मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ छोड़ दोगे आवाज के बाद में। तो फाइनली तेरी एक बात तो मैंने खारिज कर दी अभी। हालांकि तूने मुझे कहा कि सब मैं बोल रहा हूँ आप करोगे नहीं, बाकी तो मैं ध्यान रखूंगा, हो सकता कर भी दूं। बहुत और कोई बात तो नहीं उषा जी, सब हो गया। बहुत आप सबको बधाई है। इस माहौल को लेके मैं आपको विशेष बधाई देना चाहता हूँ। अच्छा लगा हम सबको, आपको अच्छा लगा। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। तो आरएस आरपीएस लेखा सेवा अधिकारियों का संयुक्त अधिवेशन था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, बड़े ही चुटीले अंदाज में उन्होंने अपना संबोधन दिया। यही नहीं, इससे पहले जब सीएस उषा शर्मा आई